दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान का कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये अलग बात है कि किसी इंसान को उसे अपने कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है, तो किसी इंसान को मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। पर यकीन मानिए कि जिस इंसान को उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, उस दिन दूर दूर तक उसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता है। जैसे कि आज की कहानी में होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है बिहार प्रदेश के मोतिहारी जिले की। दरअसल मोतिहारी चिरैया थाने के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, हीरापट्टी। और इसी हीरापट्टी गांव के रहने वाले दीपक यादव की पत्नी का नाम रागनी है और इनका जो है 5 साल की बेटी है जिनका नाम अंशिका है। बात कर रहा हूँ मैं 20 मार्च 2026 के शाम करीब 4:30 बजे के आसपास। मौसम काफ़ी ख़राब था, बादल छाया हुआ था, तेज़ हवाएं चल रही थी, हल्की बारिश हो रही थी। और इसी बारिश में शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास 5 वर्षीय बेटी अंशिका अपने घर के बाहर कुएं के पास खेल रही थी। और खेलते वक्त वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। जब कहीं दिखाई नहीं देती, उसके बाद से दीपक और उसकी पत्नी रागनी एकदम परेशान हो जाते हैं और अपनी बच्ची को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब आस पास के लोगों को मालूम चलता है तो धीरे धीरे लोग भी उनके साथ घर से बाहर निकल जाते हैं और जाकर के जहाँ तहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब कुछ घंटों का समय गुजरता है और रागनी का कुछ अंशिका का जो है कुछ पता नहीं चलता है, तो पड़ोसी दीपक को सुझाव देते हुए कहते हैं कि एक काम करो, देर ना करो, तुम तुरंत थाने में जाकर के सारी बात पुलिस को बता दो। पुलिस हमारी ढूंढने में मदद करेगी। दीपक भी पड़ोसियों की बात को मान जाता है और आखिरकार इसी चिरैया थाने में जाता है और सारी बात पुलिस को बताते हुए अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, इसके बाद से पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और फिर अंशिका को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि ढूंढते हुए एक दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन उसके बावजूद अंशिका का कुछ पता नहीं चलता है। और जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 22 मार्च 2026 को इसी हीरापट्टी के बाहर खेत में ही अंशिका की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है। अंशिका के गले पे किसी तेजधार हथियार से वार किया गया था। इस बात की जानकारी जैसे ही अंशिका के परिवार वालों को पता चलता है, अंशिका के माता पिता के साथ साथ पूरे गांव के तमाम लोग जो है मौके पर पहुंच जाते हैं। और जब उस बच्ची की डेड बॉडी को देखते हैं तो देख करके हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इस 5 वर्षीय मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी की क्या दुश्मनी थी जिसने इतनी बेरहमी से इसकी हत्या कर दी है। मामला पुलिस का तो बन चुका ही था, इधर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज पहले से ही करा रखी थी। इस बात की जानकारी जब चिरैया थाने के में दी जाती है, फौरन पुलिस की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को जब चेक करती है तो देख के ही साफ लग रहा था कि आखिर अंशिका की हत्या लगभग 1 घंटे पहले कर दी गई है। सवाल ये था कि आखिर उसकी हत्या किसने की थी, क्योंकि जब पुलिस घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचती है तो वहाँ पे पुलिस को एक तेजधार हथियार बरामद तो होता है, लेकिन उस हथियार पे एक भी खून का बूंद नहीं लगा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस हथियार से अंशिका की हत्या की गई है, तो फिर इस हथियार पर खून का एक भी धब्बा क्यों नहीं लगा हुआ है। बहरहाल डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस हथियार को भी सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है और फिर अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। चूंकि गांव के लोगों के अंदर काफ़ी रोष पहले से ही था, काफ़ी गुस्से में थे, पुलिस के ऊपर नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, इसलिए पुलिस अब थोड़ी सी भी कोई भी लापरवाही नहीं करती और न ही इस केस का यूं ही छोड़ती है, बल्कि इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेकर के इस केस की जांच पड़ताल जब शुरू करती है, उसी ही दिन 22 मार्च 2026 को ही अचानक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो जाता है और वो ऑडियो गांव के तमाम लोग सुनते हैं। साथ ही साथ जब ऑडियो पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस को जब उस ऑडियो को सुनती है तो उस ऑडियो में 5 वर्षीय अंशिका ही की आवाज़ मौजूद थी। दरअसल अंशिका उस ऑडियो में कहती है कि मेरी बड़ी अम्मा मुझे अक्सर धमकाती हैं, मुझे मारने की धमकी देती हैं और वो मुझे जान से मारने की भी कोशिश कर रही हैं। जब पुलिस उस ऑडियो को सुनती है तो पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि हो सकता है कि अंशिका की हत्या किसी ने नहीं बल्कि खुद उसकी बड़ी अम्मा ने की हो, क्योंकि वो ऑडियो में खुद अब अंशिका अपनी बड़ी अम्मा के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही थी। पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी, इसलिए पुलिस फौरन ही तुरंत इसी हीरापट्टी गांव में जाती है और उसी ऑडियो के आधार पर खुद अंशिका की बड़ी अम्मा को गिरफ्तार कर लेती है। थाने में लाकर जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है तो अंशिका की बड़ी माँ पुलिस वालों से कहती है कि नहीं साहब, ये सब झूठ है, भला मैं अपनी भतीजी की हत्या क्यों करूँगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अंशिका ने इस वीडियो को किसने रिकॉर्ड करवाया है, किसने इस ऑडियो को सोशल मीडिया पर डाला है। जरूर जिसने भी अंशिका की हत्या किया है वो काफ़ी शातिर होगा,
पुलिस को भी लग रहा था कि वाकई में हत्यारा जो है कोई और होगा। उसने पुलिस को आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, अपनी भरपूर कोशिश की थी, इसलिए पुलिस अब वंशिका की बड़ी अम्मा को छोड़ देती है। और जैसे ही ऑडियो वायरल होता है, अब तकनीक का सहारा लेती है, टेक्निकल का सहारा लेती है सच्चाई पता लगाने के लिए और अपराधी तक पहुंचने के लिए। पुलिस जब उस ऑडियो की जांच पड़ताल करती है, खास करके ये पता करती है कि वो ऑडियो किस मोबाइल से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। पुलिस जब उस मोबाइल के बारे में पता करती है, आखिरकार एक महिला के बारे में मालूम चलता है, तो मोबाइल उस महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब उस महिला के पास पहुंचती है तो मालूम चलता है कि वह महिला पुलिस वालों से ही कहती है कि साहब मोबाइल तो था मेरा ही, लेकिन कुछ महीने पहले वो मेरा मोबाइल गुम हो चुका था। पुलिस उस महिला से ये सवाल करती है कि मोबाइल कब और कहाँ से गुम हुआ था, तो वो महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब इसी हीरापट्टी गाँव में एक मेरा रिश्तेदार है जिसका नाम है अमर राय। दरअसल में कुछ महीने पहले जब मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी, वहीं पे मेरा मोबाइल चोरी हो गई थी। हालांकि उस मोबाइल में मेरा 2 सिम मौजूद था, मैंने उसमें से एक सिम बंद करवा दिया क्योंकि वो एक सिम मेरे नाम पर रजिस्टर्ड था, इसलिए दूसरा सिम बंद नहीं करा पाई क्योंकि वो दूसरा सिम मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। पर उसके बाद से वो मोबाइल भी मुझे नहीं मिल पाया। दरअसल जो भी मोबाइल को वो बता रही थी, उसी मोबाइल से उस ऑडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस मोबाइल में कोई सिम नहीं चल रहा था, जिससे पुलिस अब ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर जब उस मोबाइल में कोई सिम नहीं चल रहा था तो फिर उस मोबाइल से उस ऑडियो को सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट किया गया। इसलिए पुलिस जब नेटवर्क को चेक करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि दरअसल ऑडियो उस मोबाइल से पोस्ट तो किया गया था, लेकिन इस मोबाइल को दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया गया था। पुलिस जब उस नेटवर्क को चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस मोबाइल से हॉटस्पॉट लेकर के उस ऑडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, दरअसल वो हॉटस्पॉट का मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि हीरापट्टी का गांव रहने वाला अमर राय के ही नाम रजिस्टर्ड था, जिस घर में उस महिला का मोबाइल चोरी हुआ था। अब रास्ता साफ क्लियर था। पुलिस फिर इसी हीरापट्टी गांव में जाती है और जाकर के अमर राय को गिरफ्तार कर लेती है और अमर राय से पूछताछ करती है। वो अमर राय भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट तो किसी को ही देता ही नहीं हूँ। अब इतना तो क्लियर हो चुका था कि अमर राय ही मोबाइल के हॉटस्पॉट से उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। तो इसका मतलब ये साफ था कि उसने मोबाइल से जो हॉटस्पॉट लिया गया था जरूर उसी घर के कोई सदस्य से लिया होगा। दरअसल अमर राय की एक छोटी बहन है जिसका नाम है शिल्पी कुमारी, जिसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास है, जो BA सेकेंड ईयर की छात्रा है। पुलिस को जांच पड़ताल जैसे ही आगे बढ़ती है, आखिरकार पुलिस का शक कहीं ना कहीं अमर की बहन शिल्पी कुमारी के ऊपर चली जाता है और जैसे ही ये शक पुख्ता हो जाता है, उसके बाद से पुलिस अब 30 मार्च 2026 को शिल्पी कुमारी को गिरफ्तार कर लेती है। उसे थाने में लाकर शिल्पी कुमारी से जब पूछताछ करती है तो पहले तो शिल्पी पुलिस वालों को भरपूर चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब शिल्पी से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार शिल्पी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन शिल्पी जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है, उसे मालूम चलता है कि शिल्पी ने सिर्फ एक बच्ची की हत्या नहीं की है, बल्कि इससे पहले लगभग 18 कांड कर चुकी है और पिछले कई साल से वह पुलिस के आंखों में धूल झोंकते आ रही थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 में, तब जब शिल्पी का उसी गांव के रहने वाला एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। साल 2024 में जैसे इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिर कुछ ही महीनों के बाद इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को मालूम चल जाती है। लेकिन खास करके जब इस बात की जानकारी उसके प्रेमी नीतीश कुमार के दादा राम अयोध्या को मालूम चलता है तो राम अयोध्या को काफ़ी बुरा लगता है। वो तुरंत शिल्पी के घर पे ही नहीं जाते, बल्कि घर पे पहुंचने के बाद झगड़े तकरार करते हैं और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि राम अयोध्या शिल्पी के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था आखिरकार ब्रेकअप हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। प्यार का बंधन भले ही टूट जाता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है, इस वजह से शिल्पी को इतनी काफ़ी ठेस लग जाती है कि उसी वक्त ही शिल्पी अब सबसे बदला लेने की ठान लेती है। दरअसल शिल्पी को लगता है कि उसके प्रेमी नीतीश कुमार के दादा राम अयोध्या की वजह से ही हमारे प्यार नहीं हो पा सकी, इसलिए सबसे पहले शिल्पी राम अयोध्या को ही सबक सिखाने का फैसला कर लेती है और आखिरकार राम अयोध्या को सबक सिखाने के लिए साल 2026-25 में एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत जब राम अयोध्या अपने घर के बरामदे में सो रहे थे, सोते वक्त उनके बेड पर तेज छिड़क देती है और फिर उन्हें आग के हवाले कर देती है। लेकिन घटना को इतने शातिराना तरीके से अंजाम देती है कि किसी को शक नहीं होता है। वह आग से जले हुए दरअसल इस आग के घर के कई जगहों में लगा देती है। हालांकि उस आग में राम अयोध्या की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही राम अयोध्या की मौत हो जाती है।
ये मामला पुलिस तक भी पहुंचता है, पुलिस इस केस की जांच पड़ताल भी करती है, लेकिन शायद तब तक उस वक्त पुलिस इस केस को ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं ले पाती है। इसी वजह से जिस तरीके से शिल्पी ने अपनी योजना बनाई थी, अपनी योजना में बहुत बेहतर तरीके से कामयाब हो जाती है और आखिरकार इसी वजह से शिल्पी के हौसला और बढ़ जाता है। इसके बाद शिल्पी एक पर एक कई सारे कांड करना शुरू कर देती है और जितने भी कांड करती है इतने साधारण तरीके से करती है कि वो कभी पकड़ी नहीं जाती है और ना ही किसी को उसको लेकर कोई शक भी था। घटना से ठीक लगभग कुछ महीने पहले इधर शिल्पी को ये भी लगने वाला था कि बगल की जो पड़ोसन रहने वाली है रागिनी देवी, दरअसल शिल्पी को दिमाग में ये शक पैदा हो जाता है कि रागिनी के भड़काने की वजह से उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था। इसलिए शिल्पी अब रागिनी को भी सबक सिखाने का फैसला करती है और फिर घटना से लगभग 2-2.5 महीने पहले ही अपना एक प्लान बनाना शुरू कर देती है। इसी प्लान के तहत सबसे पहले ऑनलाइन एक तेज़धार हथियार मंगाती है, लेकिन जब उस हथियार को ऑनलाइन बुक करती है तो उसको अपने मोबाइल से नहीं बुक करती है बल्कि अपने भाभी के मोबाइल से अपने भाभी की बहन के नंबर के से बुक करती है। हथियार जब आ जाता है उसके बाद से एक मोबाइल का इंतजाम में लग जाती है और जैसे ही महिला को जो उसकी रिश्तेदार होती है उसके घर पे घूमने के लिए आती है तो उस महिला रिश्तेदार मोबाइल को रागिनी की ही 5 वर्षीय अंशिका बेटी के माध्यम से उस मोबाइल को चोरी करवा लेती है। उस मोबाइल को अपने पास रखती है, दोनों सिम उसमें के निकाल कर तोड़कर फेंक देती है और फिर आगे की योजना में लग जाती है। जब इसके पास मोबाइल भी हो जाता है, हथियार भी आ जाता है, इसके बाद सही फाइनली अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगती है। आखिरकार उसे यही समय जो है 20 मार्च 2026 को तब मिल जाता है जब शाम के इस समय मौसम खराब होता है। उसकी 5 वर्षीय बेटी अंशिका अपने घर के बाहर कुएं के पास खेल रही थी। उस वक्त कोई वहाँ मौजूद नहीं था। मौका देख के शिल्पी वहाँ बेला फुसला करके अंशिका को अपने घर पर लेकर आ जाती है, क्योंकि अंशिका उस शिल्पी को बेहतर तरीके से जानती थी, क्योंकि पड़ोस की रहने वाली थी। शिल्पी जब अंशिका को अपने घर पर लेकर आती है तो उसे चॉकलेट देकर लालच देती है और सबसे पहले अपने मोबाइल में उसे ये कहलवाती है कि बोलो कि तुम्हें बड़ी अम्मा धमकाती हैं, मारती हैं और जान से मारने की धमकी भी देती हैं। लालच में आकर के जैसे जैसे शिल्पी बोलती जाती है, आखिरकार रागिनी अंशिका उन बातों को रिकॉर्ड करने लगती है और जैसे ही रिकॉर्ड करती है उसके बाद से अपने प्लान के तहत मोबाइल का ऑडियो ऑन करके इनकी सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। और जैसे ही अपने प्लान के तहत में मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद से ही उस 5 वर्षीय बच्ची को अपने घर के पीछे ले जाकर फिर उसके गले पे जो है तेज़धार हथियार चला देती है। अंशिका की इसी वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद से डेड बॉडी को बाल्टी में भरकर ले जाकर छज्जा पर छुपा देती है। दरअसल उस पूरे षड्यंत्र में शिल्पी तीर से 2 निशाना करना चाहती थी। एक तो शक ना था रागिनी की वजह से, उसके भड़काने की वजह से उसके प्रेमी को छोड़कर जो चला गया था, और दूसरी 5 वर्षीय बेटी अंशिका की बड़ी अम्मा थी। दरअसल बड़ी अम्मा की वजह से जो शिल्पी के परिवार वालों ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी, जिस वजह से शिल्पी अंशिका की बड़ी अम्मा से भी नफरत करती थी। इसलिए एक तीर से 2 निशाने जो है शिकार करने का फैसला कर चुकी होती है और बड़े बेहतर तरीके से अपने प्लान को अंजाम तो देती है। लेकिन इधर जैसे ही शाम के वक्त अंशिका गायब हो जाती है, परिवार वाले ढूंढना शुरू कर देती है। जब इसका कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार परिवार वाले इसी चिरैया थाने में जाकर के अंशिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं और पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। इसके बाद से ही अब लगता है कि काम को आगे बढ़ाने का मौका आ जाता है। शिल्पी अपने प्लान के तहत ही जो उसने डेड बॉडी को अपने घर के छज्जे पे छुपा रखी थी, सुबह होने पहले रात्रि का फ़ायदा उठाकर डेड बॉडी को गांव के बाहर खेत में ले जा करके और जा करके उस डेड बॉडी को खेत में फेंक कर वापस अपने घर पर आ जाती है। और घर पे आने के बाद उसने अपने फ़ोन में उस ऑडियो की रिकॉर्ड जो की थी, उस ऑडियो को अपने भाई के व्हाट्सएप से हॉटस्पॉट से इंटरनेट कनेक्ट करती है और उस ऑडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। लेकिन शायद शिल्पी को ये नहीं मालूम था कि जब उसका पाप का घड़ा भर चुका है तो अंशिका की डेड बॉडी को खेत में ले जा कर के ठिकाने लगाई थी। वहाँ पे एक तेज़धार हथियार भी रख कर आई थी, लेकिन जो ऑनलाइन उसने हथियार मंगाई थी उस हथियार से जब अंशिका की हत्या की थी, उस हथियार को छुपा दी थी और एक दूसरा हथियार ले जा कर के उसकी डेड बॉडी के पास छोड़ दी थी। पुलिस वालों को इस तरीके से भरपूर घुमाने की कोशिश की थी। शिल्पी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद इसके गांव में महायज्ञ हो रहा था। शिल्पी घर पे आने के बाद नहा धो करके इस महायज्ञ में जाती है और जाकर के पूजा करती है और पूजा करने के बाद उसे काफ़ी सुकून मिलता है। दरअसल शिल्पी पुलिस वालों से कहती है कि शाम में इस घटना के बाद मैं खुद अपनी अम्मा और अपने भतीजे को भी इस दुनिया से हटाना चाहती थी, क्योंकि मैं उन दोनों से नफरत करती हूँ। बकाई में शिल्पी जब पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस जब शिल्पी की तहरीर पर उसे लेकर के फिर से उसके घर पर जाती है,
जिस हथियार से अंशिका की हत्या की थी, पुलिस सबूत के तौर पर उस हथियार को बरामद कर लेती है, लेकिन पुलिस इस केस का खुलासा करती है और जब पुलिस शिल्पी को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि शिल्पी अपने गांव में इतनी सादगी से रहती थी कि गांव के तमाम बच्चे इसे दीदी कर बुलाते थे, उसे काफ़ी सम्मान भी करते थे। फिलहाल पुलिस शिल्पी को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश कर देती है और उसे जेल भेज चुकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का किसी को परेशान करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, ना किसी की भावना को बात करने का, ना ठेस पहुंचाने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक करने का था कि दोस्तों आप अपने बच्चे पर पूरी तरीके से ख्याल रखें, अपने बच्चों को कहाँ पर खेलने जा रहा है और कहाँ पर नहीं जा रहा है। इस तरीके से अपने बच्चों पर भरपूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।